बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेक्टर कैलकुलस में आज हम लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन करेंगे। लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, उसके बाद कॉमनली यूज्ड लाइन इंटीग्रल्स डिस्कस करते हैं और फिर एक सॉल्व्ड एग्जांपल। मैं जब वेक्टर कैलकुलस का कोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझने में ज़रा प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। इसमें ख़ास तौर पे जब हम लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो लिहाजा बड़ी डिटेल से आज हम ये सारी डिस्कशन करते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या है और कौन कौन से आमतौर पे लाइन इंटीग्रल्स हम यूज़ करते हैं, और फिर एक एग्जांपल की मदद से लिमिट्स मालूम करना भी सीखेंगे। वेक्टर कैलकुलस बुक टू फॉलो लेक्चर इज यूजफुल फॉर BS मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड IT, MSc मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, PPSC FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स फिजिक्स टेस्ट, PPSC FPSC competitive examinations. Line integral: the definite integral in which the path of integration is an arc of a curve is called the line integral. यानी ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें पाथ इन्वॉल्व हो, इसको हम बड़े आसान लफ्जों में इस तरह भी डिफाइन कर लेते हैं: इंटीग्रेशन अलोंग सम कर्व, इंटीग्रेशन अलोंग सम पाथ, इंटीग्रेशन अलोंग सम आर्क ऑफ द कर्व, उसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। लाइन इंटीग्रल के लफ्ज़ से कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए कि वो इंटीग्रल जो है वो सिर्फ लाइन के स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, नहीं। ये हम डिफाइन जो कर रहे हैं वो देखें, लाइन इंटीग्रेशन अलोंग एन आर्क ऑफ द कर्व। कर्व कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिंपल डेफिनेशन: द इंटीग्रल अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। तो सिंपली हमने बड़ा शॉर्टली हमने इसको डिफाइन कर दिया है। लाइन इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रेशन अलोंग सम कर्व, इंटीग्रेशन अलोंग अ पाथ इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल्स कौन कौन से हैं उनको समझने के लिए हमने एक पाथ मैंने यहाँ पे बना दिया है, और इस पाथ का नाम दे दिया कर्व सी। ये कर्व एक बनाई है और इसका नाम दे दिया सी, ताकि हम लाइन इंटीग्रल जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं उनको डिस्कस कर सकें। फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड लाइन इंटीग्रल्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल में तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं, लेकिन लाइन इंटीग्रल में आप यहाँ पे सी लगाएंगे, विच इज़ यूज्ड फॉर द कर्व और पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन। और ये आप पहला जो लाइन इंटीग्रल की टाइप आपको नज़र आ रही है, फाई एक स्केलर है और डी आर वेक्टर का डिफरेंशियल है। डी आर वेक्टर आर होता है, आपको पता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसका डिफरेंशियल लिया हुआ है, और फाई एक स्केलर है। और चूंकि इंटीग्रेशन अलोंग सम पाथ है और पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो ये लाइन इंटीग्रल है। इसी तरह दूसरा लाइन इंटीग्रल ये हो सकता है ए डॉट डी आर। लाइन इंटीग्रल की निशानी ये होगी, जैसे ही आपके इंटीग्रल के सबस्क्रिप्ट में सी लिखा हुआ नजर आए तो आप इमीडिएटली समझ जाएं कि ये लाइन इंटीग्रल है। उसमें ये टाइप भी हो सकती है फाई डी आर या फिर ए डॉट डी आर, और तीसरी टाइप जो है वो ये हो सकती है ए क्रॉस डी आर। अब ये आप देखते हैं कि आप ये इंटीग्रेशन जो है फाई की स्केलर की इंटीग्रेशन करते हैं, ए डॉट डी आर भी एक स्केलर है, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन ए क्रॉस डी आर जो है ये वेक्टर है, इसकी आप वेक्टर की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्विकली लाइन इंटीग्रल ये इसलिए है कि कर्व आपको सी नज़र आ रही है, तो ये कर्व इस पाथ के लॉन्ग आप कोई ये ज़रूरी नहीं कि यही सी भी हो, कोई भी सी उसने देगा वो बताएगा आगे, जब जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो सी बताएगा कि क्या सी दिया है, क्या पाथ दिया है। तो पाथ के लॉन्ग जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो वो लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। ये जो कर्व सी थी ये क्लोज कर्व नहीं थी। अगर कर्व क्लोज्ड हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दी है, ये बना दी है, ज़रूरी नहीं कि एलिप्स हो, कोई क्लोज कर्व है हमारे पास, तो इस क्लोज कर्व के लॉन्ग जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो लाइन इंटीग्रल्स अलोंग द क्लोज्ड पाथ कहलाएंगे।
इनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे क्लोज्ड कर्व का सिंबल डाल देते हैं, ये क्लोज्ड पाथ का, ये नजर आ रहा है आपको। तो कर्व सी जो है वो तो इंडिकेट कर रही है कि ये लाइन इंटीग्रल है, और ये क्लोज्ड, और यहाँ से इंडिकेशन हो रही है कि ये लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड पाथ, क्लोज कर्व। इसी तरह दूसरा लाइन इंटीग्रल हो सकता है लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर अलोंग द क्लोज कर्व सी, लाइन इंटीग्रल ए क्रॉस डी आर अलोंग द क्लोज कर्व सी। तो ये तो क्विकली हमने डेफिनेशन कर दी, लाइन इंटीग्रल क्या है, अलोंग इंटीग्रेशन अलोंग सम सर्टेन कर्व। अगर वो कर्व क्लोज्ड हो तो उसके लाइन इंटीग्रल्स जो हैं उनको सिंबॉलिकली हम ये इस तरह लिखते हैं, क्लोज्ड पाथ। अब आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ f is equal to 5xy minus 6x square I unit vector plus 2y minus 4x j unit vector, evaluate c f dot dr along the curve c in the xy plane y is equal to x cube from the point 1 1 to 2 8। अब पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह हमें समझना है कि क्या क्या उसने कहा है। ये उसने फोर्स दी हुई है 2 डायमेंशनल स्पेस में आई जे में, और साथ उसने जिक्र कर भी दिया कि एक्स वाई प्लेन। और आपने मालूम क्या करना है, सबसे पहले इस फोर्स की मदद से आपने एफ डॉट डी आर मालूम करना है। वो जो एफ डॉट डी आर आएगा उसके बाद आगे आप इंटीग्रेशन करेंगे आप। और जब एफ डॉट डी आर जब जारी मतलब प्लेन है तो आप पहले पोजीशन वेक्टर आर लेंगे, उसका डिफरेंशियल लेंगे, फोर्स दी हुई है तो आप एफ डॉट डी आर मालूम करेंगे। फिर अभी हम देखेंगे कि इसका भी एक बड़ा अहम रोल होगा। ये वाई इक्वल एक्स क्यूब कर्व है, इस कर्व के लॉन्ग जाना। सी कहा था ना, वो देखें जरा, वो मैंने कहा था ना कर्व के लॉन्ग जो होगा वो लाइन इंटीग्रल होगा। तो उसने मेंशन कर दिया हुआ है, कहता है फोर्स एफ ये है और आपने ये वाला लाइन इंटीग्रल मालूम करना है। अब चूंकि यहाँ उसने लाइन इंटीग्रल नीचे सी डाला हुआ है ना, तो ये जो पाथ है ये आपको बताएगा कि वो क्या है। वो उसने बताया है अलोंग द कर्व सी इन द एक्स वाई प्लेन। कर्व सी जो है वो ये है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कर्व है। वो ये कह रहा है कि आप इस लाइन इंटीग्रल को वैल्यूएट करें, और लाइन इंटीग्रल जो होता है वो कर्व के लॉन्ग होता है। वो कर्व जो उसने दी है वो उसने ये दे दी हुई है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और उस कर्व में वो कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जाएं। होपफुली आपको क्लियर होगी। यानी लाइन इंटीग्रल हमने वैल्यूएट करना है अलोंग द कर्व, और कर्व क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके लेट्स स्टार्ट। हम पहले डाटा लिखते हैं जो गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, जो डाटा है वो सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखा हुआ जी, एफ जो उसने दिया हुआ था वो लिख लिया, और वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन का पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो डाटा लिखें। अब आप इसके बाद आर आपको पता है क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और अब आप इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। ये जो वाई है ना, वाई का डी वाई आपके पास आ गया 3x² डी एक्स। यानी आप देखें ना कि पहले आपके पास ये तो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन की है, पहले तो आपने ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन ये लिख ली है जो डाटा दिया हुआ था, और ये आपको अपनी नॉलेज है जो आपने यहाँ पे यूज़ की है कि पोजीशन वेक्टर आर जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। अब ये आपकी अपनी वर्किंग है कि वाई से डी वाई कैसे निकलेगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये वैसे तो आप जिस लेवल पे आप लोग हैं आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशियल से किया मैंने, डी वाई इज इक्वल टू 3x² डी एक्स। लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ये कैसे आया है। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, डी वाई और डी एक्स लिया तो 3x² आ गया, डेरिवेटिव जब लिया तो डी एक्स आप राइट साइड पे ले जाते हैं तो डी वाई इज इक्वल टू 3x² डी एक्स। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिख दिया गया है, डी वाई इज इक्वल टू 3x² डी एक्स, जो कि डिफरेंशियल की वजह से है। अब हम इस तरफ चलते हैं कि वेक्टर आर लिखा तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, डेफिनेटली इसका डिफरेंशियल आएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये अब बीएससी की मैकेनिक्स में भी कैलकुलेशन करते आए हैं। आर दिया हुआ था एक्स आई प्लस आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर निकला है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके ये काम कर लिया। अब वो चीज़ मालूम करते हैं जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन क्या करनी है, एफ डॉट डी आर की। एफ डॉट डी आर की करनी है तो आपको एफ डॉट डी आर पहले मालूम करना है। एफ लिख दिया आपने 5xy माइनस 6x² आई यूनिट वेक्टर प्लस 2y माइनस 4x
जे यूनिट वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है आपने किसके साथ, डी आर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको याद है क्या करते थे, पहली कॉम्पोनेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी ये आई का कोएफिशिएंट इधर आई के साथ डी एक्स, और उधर फिर आपके पास जे का कोएफिशिएंट जो है वो जे के साथ, वो मल्टीप्लाई कराएं आप, तो ये आपके पास जे का कोएफिशिएंट इस डी वाई के साथ, और इधर आपके पास के का कोएफिशिएंट है ही नहीं, वो जीरो है, तो डी जेड जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर वैसे खत्म हो जाएगा। तो इसको सामने रखते हुए हमारे पास क्या है, 5xy माइनस 6x² dx, ये पहला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस दूसरा 2y माइनस 4x जो है वो डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब आपको समझ आ गया कि क्यों हमने डी वाई लिया था, ये डी वाई। यहाँ अब हमने वैल्यूज पुट करनी, यहाँ वाई की वैल्यू पुट करनी है जो कि उसने क्या दिया है, कर्व एक्स क्यूब। देखें अब ये एफ डॉट डी आर जो है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई है। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उसने यूज़ दी हुई है वो यूज़ करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वाई इक्वल एक्स क्यूब, तो वो हम पुट करते थे यहाँ पे वाई इक्वल एक्स क्यूब चुके दिया हुआ है, तो हम पुट कर देते हैं 5x और वाई की जगह पुट कर दिया एक्स क्यूब माइनस 6x² और ये डी एक्स। इसी तरह आपको डी वाई भी दिया हुआ है 3x² dx, तो आपने यहाँ भी यही किया, 2 और वाई की जगह एक्स क्यूब पुट कर दिया और माइनस 4x वैसे रहा, और डी वाई की जगह क्या पुट कर दिया, 3x² dx। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 5x4 माइनस 6x² dx प्लस 2x5, ये मल्टीप्लाई कराना 2 इंटू 3 6x, और ये 3 था और ये 2x5 माइनस 12x क्यूब हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई हो गया 12, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स में अगर आप dx कॉमन निकाल लें तो आपके पास रह जाता है 5x4 माइनस 6x² प्लस 6x5 माइनस 12x क्यूब। इसको ज़रा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप लिख लेते हैं, तो 6x5 प्लस 5x4 माइनस 12x क्यूब माइनस 6x² dx। अब कमाल ये देखें कि सारी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए आपका एफ डॉट डी आर जो था वो 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया x। तो जब आप इंटीग्रेशन अब इसकी करेंगे तो आपको सिर्फ x की लिमिट चाहिए होंगी। तो आप बड़े गौर से देखें कि ये जो पॉइंट है 1 1 2 8 में जब आप जाते हैं यहाँ पे, गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट x वेरीज फ्रॉम 1 to 2, आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको कहा गया था। तो अब आपका जो इंटीग्रल है उसकी में वेरिएबल सिर्फ x ही रह गया, तो x की वेरिएशन जो है वो 1 से लेके 2 तक ये हमें नज़र आ रही है। तो लिहाजा जब हम लाइन इंटीग्रल एवेल्युएट करेंगे, सी एफ डॉट डी आर फाइंड करेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल में एफ डॉट डी आर की वैल्यू जो पुट की है जो कि सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो उसी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इंटीग्रेशन करनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इंटीग्रेशन करनी है तो लिमिट्स भी सिर्फ एक्स की लगेंगी। तो एक्स की लिमिट्स हैं क्या, 1 और 2, तो वो आपने लिमिट्स लगा दी। अब तो बहुत ही आसान काम हो गया, आपने देखा कि लाइन इंटीग्रल अब एवेल्युएट करना जो है हमारे लिए बड़ा आसान है। अब तो आपके सामने चीज़ है, सारी की सारी इंटीग्रेशन आपके सामने आ गई हुई है। एक्स की 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स 6/6, तो ओवर 6 उससे कट जाएगा, एक्स 6 रह जाएगा, और यहाँ पे एक्स 5 और 5 5 5 से कट जाएगा, एक्स की पावर 4/4 तो वो -3x4 रह जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 तो वो -2x क्यूब रह जाएगा। ये आ गई इंटीग्रेशन। इसके बाद हमने अपर लिमिट पुट करनी है, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, एक्स की जगह 2 पुट किया, सारे में एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 की पावर 6 2 की पावर 5 -3 इंटू 2^4 -2 इंटू 2^3। फिर लोअर लिमिट पुट की है आपने, माइनस करके लोअर लिमिट एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 1 की पावर 6 1 की पावर 5 -3 इंटू 1 की पावर 4 -2 इंटू 1 की पावर 3। अब आप इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये 64 प्लस 32 -48 -16 और -1 + 1 -3 -2, तो 32 + 3 और आंसर आता है 35। तो ये पहला सिंपलेस्ट लाइन इंटीग्रल हमने सॉल्व किया है। होपफुली आपको क्लियर होगी। मैं क्विकली इसका रिव्यू कर दूं। लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन है तो क्या होता है, इंटीग्रल अलोंग सम सर्टेन पाथ इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। उसमें हमने केयरफुली बस यही करना होता है कि जो उसने कर्व दी हुई है उसकी मदद से हमने जो लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है वो उसकी उन दोनों की मदद से हम उसको सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया, तो उसकी फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।